में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य परिषद की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार, संजय झा, उमेश कुशवाहा, निशांत कुमार समेत सभी दिग्गज मौजूद रहे। नीतीश कुमार को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। बैठक में पार्टी विस्तार और भविष्य को लेकर बातचीत की गई। वहीं बैठक में निशांत कुमार ने नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और जेडीयू के नेताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, बैठक से जुड़ी हुई तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं नीतीश कुमार का भव्य स्वागत जेडीयू के कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से किया गया, जिसमें नीतीश कुमार काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उमेश कुशवाहा जी के निर्वाचन का हम सबने अनुमोदन किया। मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमने उनके निर्वाचन का अनुमोदन किया है। जनता दल एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम सबको मिलकर पार्टी को मजबूत करना है। पिताजी की जो विचारधारा रही है उसे हमें जन जन तक पहुंचाना है, जन जन से पार्टी को जोड़ना है। श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी को तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष का कमान दिया गया और ये राज्य परिषद के द्वारा संपुष्ट किया गया है। और साथ ही हमारे सर्वमान्य नेता और बिहार के विश्वकर्मा, बिहार को चारों तरफ मजबूती प्रदान करने वाले आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को फिर से जो है राष्ट्रीय परिषद में सर्वसम्मति से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अनुमोदन किया गया। हमारे जनता दल यूनाइटेड पार्टी का भविष्य है निशांत जी, और उन पर पूरा पार्टी का दारोमदार है। वो सक्रिय भी हो गए हैं, तो युवाओं का भी बड़ा झुकाव है। बड़े ही संजीदगी के साथ सरल है, सहज है, और नीतीश कुमार जी का ऑरा दिखता है उसमें। तो उसी तरह से वो भी अपने जो नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर चल के उनके जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने का काम करें। भोजपुर के भरत एनकाउंटर की न्यायिक जांच के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे और फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने सीएम पर भरोसा जताया है और पूरे मामले की सही तरीके से निष्पक्ष जांच की मांग की, ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके। परिजनों ने पुलिस पर जानबूझकर भरत को मारने का आरोप लगाया है और दोषी पुलिस जवानों, अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग की, लेकिन इतने के बाद भी मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा है। आरा एनकाउंटर मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। मानवाधिकार आयोग पहुंच चुका है ये पूरा मामला। भरत तिवारी का एनकाउंटर मामला मानवाधिकार पहुंच चुका है। मुजफ्फरपुर के वकील ने याचिका दी, वकील एसके झा ने याचिका दी है। मानवाधिकार आयोग में याचिका दी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दी गई। याचिका में फर्जी एनकाउंटर की बात हुई है। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, इसके लिए याचिका दायर की गई है। कि यह पूरा का पूरा मामला फर्जी एनकाउंटर का है और इसमें पुलिस अधिकारियों की पूरी गलती है और पुलिस अधिकारियों ने एक सुनियोजित तरीके से उस व्यक्ति की, जो भरत भूषण तिवारी हैं, उस व्यक्ति की हत्या किया है। तो जो भी उस टीम में शामिल लोग थे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और इस प्रकार की घटना पर विराम लगे और इस पूरे मामले की जांच मानवाधिकार आयोग के स्तर से हो। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इस पूरे मामले की जांच करें। आरा एनकाउंटर मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने घटना को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। पूरी तरह से फर्जी इनकाउंटर के नाम पर जुल्मी पुलिस के उस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी के द्वारा उसकी हत्या का षड्यंत्र करके जघन्य हत्या किया गया है पुलिस के द्वारा। और इसलिए मैं इस घटना को, ये भारत का हत्या नहीं हुआ, ये पूरे लोकतंत्र पर, पूरी संविधान की हत्या हुई है, लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या हुई है।
भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के शोकाकुल परिजनों से मिलने बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह उनके घर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी भी ली। परिजनों द्वारा घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग पर सभापति ने कहा कि चूंकि अब ये मामला न्यायिक जांच के अधीन चला गया है, लेकिन फिर भी वो परिजनों की इस मांग और उनकी बातों को मुख्यमंत्री के सामने प्रमुखता से रखेंगे। खबर आपको सहरसा से दिखाते हैं, जहां नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक आलोक रंजन और जेडीयू के पूर्व विधायक गुंजेश्वर शाह ने जांच की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की। पूर्व मंत्री आलोक रंजन ने कहा, रिशुश्री मामले की जांच की आंच अब सहरसा नगर निगम तक पहुंच चुकी है। उन्होंने दावा किया कि जिला पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट में भी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। निगम में तो जांच अभी आप देख रहे हैं कि सहरसा में रिशुश्री का आंच पहुंच गया, तो स्वाभाविक है पूरा निगमे में भ्रष्टाचार है, भरा हुआ है, ये आप तो देख रहे हैं। लेकिन हम तो यही उदाहरण दे रहे हैं कि यदि भ्रष्टाचार है तो इससे पहले भी यहाँ के जिला पदाधिकारी ने भी जांच कराया, रिपोर्ट दिया। आप जान रहे हैं कई लोग के ऊपर FIR हुआ। आज रिशुश्री के मामला में यदि वह यहाँ का जो नगर आयुक्त था तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। ये जांच है कि यहाँ काफ़ी गड़बड़ी हुई है परचेज करने में। सामान जो परचेज किया है ज़रूरत से अधिक परचेज किया या परचेज नहीं किया तभी भुगतान हो गया। यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है जितना है उससे अधिक का भुगतान हो रहा है। पटना के इस्कॉन मंदिर में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां से 50 से अधिक किस्मों के आमों से इस्कॉन में मंदिर को और भगवान को सजाया गया है। करीब 1.25 लाख आम से भगवान का श्रृंगार किया गया। आम महोत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। और अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की खबरों की। बड़ी खबर आपको बाढ़ से बताते हैं, जहां कोंदी गांव में वर्चस्व को लेकर हुई गोलीबारी से इलाके में सनसनी फैल गई और इस घटना में 2 लोग घायल हो गए, जिनमें बेढ़ना पंचायत के मुखिया का बेटा और उसका भाई शामिल है। घायल ने बताया कि स्टैंड पर जुआ और गेसिंग का गेम चलता था, जिससे रोकने के दौरान विवाद बढ़ गया और फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जिसके कारण हमारे बेटा का गोली मारल गया। वो तो कौन मारा ही पता चला क्या? कौन मारा? मारा राकेश कुमार जो संवेदक है नगर परिषद के कौची के है। हाँ। एगो भुल्ला मारा है। आप क्या मारा है? वो तो घर एगो बेटा मार दिया, एगो भाग मार ले है। और ओकरे कुल बेटा था, भतीजा था, वो मटरुआ भाई था। जो घटना घटी है, दिन दहाड़े इस स्टैंड में फायरिंग की घटना हुई और फायरिंग में 2 लोग घायल हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि पूर्वी बेड़ना के मुखिया राजकुमार का बेटा और उनका एक भाई घायल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बाढ़ थाना के एक पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है और बताया जा रहा है कि देखिए भगदड़ काफ़ी तेज थी और ये चप्पल जो है लोग अपना छोड़ के यहाँ पर भागे। जब फायरिंग होने लगा सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी। और ये बताया जा रहा है कि ये जो कबाड़ खाना है, इसी कबाड़ खाना में भागने के दौरान गोली चली है और इसी में गोली लगी है। पुलिस को पूरा घेरे हुए अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन दिन दहाड़े इस गोलीबारी के पीछे दो बातें आ रही हैं। जो घायल है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जुआ और गेसिंग होती थी, जिसका विरोध उन्होंने किया, तो विरोध करने पर गोली मारी गई। वहीं दूसरी ओर ये आ रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर राजकुमार मुखिया के जो प्रतिद्वंदी हैं उनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। एसडीपी और रामकृष्ण जो है मौके पर पहुंच के जांच कर रहे हैं। अब आगे देखना है पुलिस की क्या कार्रवाई हो रही है। अनिरुद्ध, न्यूज 18 बाढ़। बड़ी खबर समस्तीपुर से बताते हैं, जहां जिला परिषद कार्यालय का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कार्यालय परिसर के कमरे में कुछ लोग टेबल के आसपास बैठे दिखाई दे रहे हैं, जहां बोतल और कई गिलास भी नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कमरे में शराब पार्टी चल रही थी और वीडियो में दिख रहे लोगों में जिला परिषद के कर्मचारी भी शामिल हैं। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। डीडीसी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच जारी है। देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट।
सोशल मीडिया पर एक शराब पार्टी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि वह वीडियो समस्तीपुर के इस जिला परिषद कार्यालय का है और उसमें कुछ लोग कार्यालय के अंदर टेबल पर बैठकर के और शराब पार्टी कर रहे हैं और इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। इस वीडियो की जांच के लिए यहाँ के जो उप विकास आयुक्त हैं डीडीसी, उनके द्वारा आदेश दिया गया है और वीडियो को सत्यापित कर उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस शराब पार्टी के वीडियो पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। खबर राजधानी से है, जहां कोतवाली थाना इलाके में जमीन विवाद में मारपीट और जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल डाकबंगला चौराहे के पास छावड़ा स्पोर्ट्स सहित 2 दुकान के जमीन को खाली कराने को लेकर हंगामा हुआ। दुकान के मालिकों का कहना था कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट से खाली करने का कोई नोटिस अभी मिला नहीं है। इसके बाद कुछ लोगों ने पहुंचकर मारपीट की है। पुलिस ने भी एक्शन नहीं लिया है। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। छौड़ा दानो थाना इलाके में एसएसपी और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 25 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। बताया जा रहा है कि रघुनाथपुर इलाके के सैनिक रोड पर तस्कर सुदूर आलम नेपाल से गांजा की खेप ला रहा था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्कर को गांजे की खेप सहित पकड़ लिया। बता दें कि तस्कर सुदूर आलम पहले भी गांजा तस्करी और अफीम तस्करी मामले में वांछित था, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है। पटना पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश किया है जो आरा में टेंट लगाकर रहता था और पटना समेत आसपास के जिलों में चोरी और डकैती की वारदातों को अंजाम देता था। बेटा के चर्चित लूटकांड में शामिल इस गैंग के 14 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार ये गैंग भोजपुर के आरा स्थित रमना मैदान में टेंट लगाकर रहता था। दिन में कचरा बीनने और कबाड़ चुनने के बहाने घरों और कॉलोनी की रेकी करता था, जबकि रात में चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देकर ट्रेन से वापस लौट जाता था। पुल के पास भोजपुर निवासी फौजी के बाउंड्री वाल में करीब 12-14 अज्ञात अपराधकर्मी किसी बहुत ही गंभीर घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। पुलिस के द्वारा वहां छापामारी करके उन सबों को पकड़ा गया। उनके पास से हथियार, कारतूस, बुलेट वगैरह सब बरामद हुई। उन लोगों ने इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। ये सभी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका एक नोमैडिक गैंग है जो रेलवे स्टेशन के आसपास के बड़े घरों को निशाना बनाता है एवं अपराधी घटनाओं को अंजाम देता है। और अब देश दुनिया की खबरें देख लेते हैं। आज दुनिया 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और इस बार योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर हुआ। पीएम ने ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, भद्रासन और त्रिकोणासन किया है। उनके साथ 35,000 लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान प्रधानमंत्री न सिर्फ योगा कर रहे थे बल्कि मैदान में लोगों को योग सिखाते भी नजर आ रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 40 साल की उम्र में 20 साल की उम्र से ज्यादा लचीले होना और 50 साल की उम्र में 30 साल की उम्र से ज्यादा ऊर्जावान होना चाहिए। इस बार 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी बढ़ती उम्र के लिए योग है। इस थीम का मकसद ये बताना है कि योग सिर्फ फिटनेस का माध्यम नहीं बल्कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर, मन और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने रखने का भी तरीका है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि इस बार कोलकाता में ये मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। सभी के साथ उन्होंने योग किया और योग ही नहीं किया बल्कि लोगों के बीच में उनके साथ पहुंचकर उन्हें योग की ट्रेनिंग देते भी नजर आए, जो तस्वीरें आप देख भी पा रहे होंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये संदेश भी दिया कि योग सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा के लिए भी बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जावान दिखना है और इसके साथ ही कम उम्र का भी दिखाई देना है।
पीठ कमर के दर्द में लाभदायक है। वहीं चमोली और के लंग कैपेसिटी बद्रीनाथ को बढ़ाता धाम है। में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने योग किया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री, गंगोत्री सहित औली में आईटीबीपी स्कीइंग संस्थान के जाबाज जवानों ने समुद्र तल से 13,780 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग में 0 से नीचे के तापमान के बीच योग का अभ्यास किया। पूरा आपका धड़, आपका कंधा, चेस्ट, इसके ऊपर दबाव, खिंचाव आ रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है इसकी। तो ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम की तस्वीर आप देख रहे हैं, और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं जहां आईटीबीपी के जवानों ने भी देखे किस तरीके से योग करके दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। भारत की समुद्री ताकत को आज एक बड़ी मजबूती मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भारतीय नौसेना के 3 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोतों आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को नौसेना के बेड़े में शामिल किया है। ये तीनों जहाज भारत में डिजाइन और बनाए गए हैं। इनकी मदद से नौसेना की युद्ध क्षमता, समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी ताकत कई गुना बढ़ गई है। इन जहाजों के निर्माण में 200 से ज्यादा एमएसएमईज ने योगदान दिया है, जो आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। दूनागिरी दुश्मन पर सटीक प्रहार की क्षमता रखता है, तो वहीं संशोधक समुद्र की गहराइयों का डेटा जुटाएगा, जबकि अग्रय समुद्र के भीतर छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखेगा। अंत में मैं दूनागिरी, संशोधक और अग्रय के कमांडिंग ऑफिसर। एक समय था जब भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स, आयातकों में होती रही है। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। इसके लिए नीतियों के स्तर पर बड़े रिफॉर्म किए गए। 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था, 700 करोड़। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। इन 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो, जब दिशा ठीक हो, जब साथ साथ मिलकर काम करें, तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद कर दी गई है। 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाली 57 दिन की इस यात्रा के लिए जम्मू से बालटाल और पहलगाम तक पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यात्रा मार्ग पर जगह जगह नाके लगाए गए और गश्त भी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवान तैनात हैं, जबकि वाहनों की सघन जांच की जा रही है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और पूरे मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। खबर आपको बरेली से दिखाते हैं। बरेली में प्रेमी प्रेमिका ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिजन तैयार नहीं थे। दोनों गांव के बाहर सरसों के खेत में पहुंचे, जहां जहर खा लिया। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लड़के ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला थाना भोजपुरी के मकरंदपुर गाँव का है। लड़के की उम्र 20 साल और लड़की की उम्र 19 साल थी।
की मौके पर मृत्यु हो गई तथा युवक को अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित किया गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस अधिकारीगण तथा फील्ड यूनिट द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दोनों सजातीय हैं तथा मृतक रिश्ते में मौसा लगता है। दोनों में प्रेम प्रसंग की बात उजागर हुई है। शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम प्रचलित है। परिजनों से लिखा पढ़ी में सूचना प्राप्त की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। और अब खबरें आपको खेल की दिखाते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर की क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने का 20 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव ने श्रीलंका ए के खिलाफ अभी चल रहे ट्राई सीरीज के फाइनल में 29 बॉल पर 94 रन बनाए। उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और इसी के साथ ईशान किशन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वैभव की ये 50 लिस्ट ए में किसी भी बल्लेबाज की सबसे तेज 50 है। उन्होंने इस मामले में ईशान किशन को पीछे छोड़ा है। ईशान ने 22 गेंदों पर लिस्ट में 50 बनाई थी, लेकिन वैभव उनसे काफी आगे निकल गए हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, मेरी बात याद रखिए, क्रिकेट को अगला बड़ा स्टार मिल गया है और इसके सामने कई रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 29 गेंदों में 94 रनों की विस्फोटक पारी खेली है। वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपने बल्ले से इतिहास रच दिया है। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाकर उन्होंने नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और इस उपलब्धि के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन लोगों पर निशाना साधा जिन्होंने हाल में वैभव को लेकर सवाल उठाए थे। संजय झा ने कहा कि युवा प्रतिभा को निखारने, मार्गदर्शन देने और प्रोत्साहित करने की जरूरत होती है, न कि उन पर जल्दबाजी में बड़े बड़े निष्कर्ष थोपने की। उन्होंने कहा कि एक बार फिर वैभव ने अपने बल्ले से जवाब दे दिया है। तो समस्तीपुर के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल में क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है। महज 15 साल की उम्र में वैभव ने सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिस्ट ए क्रिकेट का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वैभव ने श्रीलंका ए के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने श्रीलंका गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। वैभव सूर्यवंशी के इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद परिवार के लोगों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुभमन गिल को कप्तानी दी गई है। बड़ी खबर, श्रेयस अय्यर टीम के उप कप्तान बनाए गए हैं और इसके साथ ही रोहित शर्मा, कोहली को टीम में जगह दी गई है। ईशान किशन और बुमराह भी इस टीम के हिस्सा हैं। अर्शदीप सिंह और केएल राहुल को भी इंडिया टीम में जगह मिली है। तो सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। टीम इंडिया तैयार हो चुकी है। शुभमन गिल को कप्तानी दी गई, तो इसके साथ ही श्रेयस अय्यर टीम के उप कप्तान बने हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम में जगह दी गई है।